Welcome back students. Today we will cover our next 5 question number 76 to 80. As you know we have already covered up to 75 in previous 15 classes. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन वीडियो को जरूर देख लीजिए. चलिए सीधा शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 से. अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन देयर असेंडिंग ऑर्डर. आपको 4 सब फील्ड दिए हैं एंथ्रोपोलॉजी के, आपको उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले कौन सा आया था उसके बाद कौन सा आया था. ठीक है, तो आपका है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी. जैसे सभी को पता है कि एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाइड पोर्शन है, ये सबसे पहले आया था. ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल पर्पज़ को पूरा करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हायर किया, उनको वहाँ की जिस कॉलोनी को स्टडी करने के लिए उनके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ हो सके. उसके लिए काफ़ी लार्ज स्केल में एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हायर किया था. तो ये फर्स्ट जो आपका हुआ था लेट आपका 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी, आपका अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट जो आएगा सीक्वेंस में सबसे पहले नंबर पे आएगा. उसके बाद आता है आपका एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि पता है कि उससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म था एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का. इसकी जो टर्म जो कॉन्सेप्ट है एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का, ये सोल्टेक्स ने दिया था 1955 में. ठीक है, सोल्टेक्स के बारे में हम पर स्टडी करेंगे. एक सेकेंड में मार्कर छोटा करूँगा. ठीक है, तो ये था एक्शन एंथ्रोपोलॉजी. इसमें क्या था कि आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है उसमें खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका एडवोकेसी एंथ्रोपोलॉजी. जैसे ही नाम से क्लियर है कि आपको किसी के लिए एडवोकेट करना है, एक तरह से आपको किसी को, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर एक्टिवली सपोर्टिंग सम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑन देयर बिहाफ, दे आर सपोर्टिंग देम फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. ठीक है ना, ये किस में आता है आपका एडवोकेसी एंथ्रोपोलॉजी में. जैसे एक वकील का काम होता है ना, ऐसे ही आपका एक एंथ्रोपोलॉजी में एडवोकेसी एंथ्रोपोलॉजी है. मतलब कि आप दूसरों के राइट्स के लिए खुद उनके लिए फ़ाइट करते हो. फिर आता है आपका एडवोकेसी के बाद एंगेज एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एक तरह का सबसे लेटेस्ट फॉर्म है एंथ्रोपोलॉजी में. इसमें क्या है कि इन तीनों को आप सबस्यूम कर लीजिए. मतलब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपका अप्लाइड भी, एडवोकेसी और एक्शन तीनों का ही काम करने लग जाए. मतलब उसकी वो क्या है कि आपको कोलैबोरेशन में हेल्प करेगा, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करेगा, सोशल जस्टिस में हेल्प करेगा, बहुत सारे एक्शंस को इनकॉर्पोरेट करेगा. मतलब ये सारे काम के लिए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट काफ़ी चीज़ों में एंगेज हो गया है. ये कहाँ है लेटेस्ट आपका 21st सेंचुरी से ये कंटिन्यू चल रहा है. तो आप जैसे सीक्वेंस समझ गए, सबसे पहले आपका अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, फिर आपका एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद आपका एडवोकेसी और फिर एंगेज्ड एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, 24 सेकेंड आपका ये आंसर बन जाएगा. अब जैसे सोल्टेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सोल्टेक्स आपका 1907 से लेकर 1995 तक ये रहे थे. ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एक तो यही कि इन्होंने एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था. कुछ इन्होंने इससे पहले ही ये कॉन्सेप्ट एक उनकी काफ़ी सालों की स्टडीज़ के बेस पे था कि एक्शन एंथ्रोपोलॉजी ऐसी नहीं कि रैंडम टर्म दे दी थी. उससे पहले जैसे उन्होंने जब वो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने जो डिजर्शन लिखा था उसका टॉपिक क्या था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोक्स इंडियंस. फोक्स इंडियंस किसको बोलते हैं, आपका मेस्वाकी जो ट्राइब है, जो नेटिव इंडियंस या जो अमेरिकन वहाँ के ट्राइब थे उनको बोलते थे मेस्वाकी. उनको ये बोलते हैं फोक्स पीपल, यानी कि. ठीक है, अब जैसे कि फोक्स ऐसा नहीं है कि हाँ वो कोई उनका रीजनल एंसेस्टर है, बस वो एक मिसकंसेप्शन था, मिसनोमर यूज़ हो गया था. उसके बाद ये कंटिन्यूसली आज भी यूज़ होता जा रहा है. ठीक है, जब उन्होंने मेस्वाकी पीपल के साथ फील्ड वर्क किया और फिर 1947 से 50 तक जब वो फोक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहे थे, उस टाइम उन्होंने इस कम्युनिटी के साथ उनके व्यूज़ जानने के लिए, उनके कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर जानने के लिए काफ़ी काम किया था. उसके बाद उन्होंने 1955 में ये टर्म दी थी एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसमें वो बोलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या है कि खुद को ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लेना. इसके बाद इनसे रिलेटेड एक आपको चीज़ याद रखनी, 1960 में उन्होंने एक जर्नल फाउंड करी थी जिसका नाम था करंट एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, फिर बाद में उन्होंने एक जैसे शिकागो में कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करी थी, जिसमें वो एंथ्रोपोलॉजी में इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, नेटिव अमेरिकन के राइट्स को डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करी थी. इससे के अलावा आपको एक इनकी बुक याद करनी है. 1963 में उन्होंने जो लिखा था पेनी कैपिटलिज्म के ऊपर. ठीक है, ये टर्म इन्होंने ही दी थी पेनी कैपिटलिज्म की.
पैनी का मतलब होता है आप जो छोटा, जो स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उसके ऊपर। लेकिन ये किस पे किया था उन्होंने, पैनी कैपिटल ग्वाटेमाला पे किया था, ग्वाटेमाला, ठीक है। तो इसको पूरा कहना था पैनी कैपिटलिज्म, एक ग्वाटेमालन इंडियन इकोनॉमी, ये इसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी थी। इसके बाद इनको जो ब्रेनिस्लाव मेलिनोस्की है उससे रिलेटेड जो एक सोसाइटी है उन्होंने इसको अवार्ड भी दिया था, ब्रेनिस्लाव मेलिनोस्की अवार्ड बोलते हैं उसको। वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। एक तो कि इनका टॉपिक क्या था, मैं जो इन्होंने पीएचडी के डिसर्टेशन के दौरान लिखा था, क्योंकि उसमें जो ट्राइब की स्टडी करी थी उसका था कि उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोक्स इंडियंस, यानी कि जो आपकी मेस्क्वा के फोक्स इंडियंस पीपल हैं उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना, ये उनका टॉपिक था। फिर बाद में उसको फोक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी उसकी टर्म दी थी, जो उसका कंक्लूड ही था उनके सारे रिजल्ट का, जो 1955 में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। एक करंट जो मैंने आपको करंट जो एंथ्रोपोलॉजी जर्नल इन्होंने लॉन्च करी थी 1960s में। शिकागो कॉन्फ्रेंस थी 1961 में, जो अमेरिकन इंडियन उनके अफेयर्स को हाईलाइट करने के लिए, उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज़ है उनको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और जो एक लास्ट है 1963 में पैनी कैपिटलिज्म, जो कि एक ग्वाटेमाला की जो इकोनॉमी है उसको डिस्कस करने के लिए। उसमें क्या था कि एक पैनी का मतलब है स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो कि कैसे वे अपने सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ एक्सचेंज मेंटेन करते हैं, जो कि एक लार्जर इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है और उसमें इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एथिकल पीरियड्स एज प्रपोज्ड बाय द लुइस हेनरी मॉर्गन। अब लुइस हेनरी मॉर्गन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको ऐसा नहीं है कि अच्छा एक सेकंड को, आप ग्वाटेमाला के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्वाटेमाला आपका ये है ना सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, फिर बीच में काफ़ी सारे देश है ना, वहाँ पे आपका ग्वाटेमाला है। जैसे आपको पता ही होगा इसके ऊपर मैक्सिको पड़ता है और इसके फिर साइड में एल सल्वाडोर है, होंडुरस है, निकारागुआ फिर होंडुरस का पड़ोसी। तो आपको थोड़ा सा जो जियोग्राफिकल आइडिया होना चाहिए कि इस देश के बारे में कोई बात हो जाए तो आपको एटलीस्ट प्लेस के बारे में अवेयरनेस है, ठीक है। तो लुइस हेनरी मॉर्गन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में उन्होंने, जैसे कि हमने इनके बारे में देखा था कि इन्होंने किनशिप और सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है, सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। और इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जब हमने डिस्कस किया था लीग ऑफ इराकोइस, है ना, लीग ऑफ नेशंस है इराकोइस, उसके बारे में स्टडी करी थी। तो वो सारा काम किसका था, लुइस हेनरी मॉर्गन का। तो इस थिंकर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें ही एक जब इन्होंने ये थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन दिया था, उसी में ही आता है एक आपका जो इथिकल पीरियड्स के बारे में उन्होंने कहा था। अच्छा ये क्या होता है कि जब आपका सोशल इवोल्यूशन हो रहा था, जो कि इनकी 3 स्टेज है कि सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो सेवेज भी आपके ऐसे नहीं सीधा से आप एकदम से जंप कर गए थे, उसमें भी जैसे स्टेजेस बनी हुई थी कि सबसे नीचे फिर आप क्या मतलब ओल्डेस्ट बोलेंगे तो लोअर सेवेजरी, फिर अपर, ये अपर से पहले मिडल सेवेजरी, ठीक है। ऐसे 3 स्टेजेस मिल गए, एक आपकी सेवेजरी क्लास को बनाता है। ऐसे ही फिर आपकी बार्बरिज्म सेक्शन को कौन बनाता है कि लोअर सेक्शन में, फिर मिडल में, फिर अपर में, फिर आपका है सिविलाइजेशन स्टेट। तो जैसे कि आप देख पाओगे कि जो जब आप लोअर सेक्शन से अपर में मूव करोगे तो उसमें क्या है कि जो एक चीज़ जहाँ से आप ख़त्म होगी वही नेक्स्ट नई सिविलाइजेशन यानी कि नई थोड़ी सी एडवांस स्टार्ट होती है। जैसे कि सबसे लोअर सेक्शन पे आपका क्या आता है कि आप एक खुद के सर्वाइवल के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए आप कुछ भी अपना जीवन यापन कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि उसका आपका हैबिटेट कैसा होगा, रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट्स होगा आपके, आप जो नेचर में अवेलेबल हो, आपके फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, आपको फिश फिर कि आपको मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करना है, आपके पास कोई टूल नहीं है ज़्यादा, बस आपको फायर की नॉलेज हो गई है। ये यार किस चीज़ में आता है, ये आपका लोअर सेवेजरी कैटेगरी में इन्होंने रखा था। इसके बाद जो फिर आता है कि जैसे कि फायर की नॉलेज हो गई है, फिश सब्सटेंस इनको पता चल गया, अब थोड़ी सी उसमें एडवांसमेंट आ गई उनके कल्चर में। तो शुरू कहाँ से होता है मिडिल सेवेजरी आपकी इन चीज़ों से, और एडवांसमेंट में कहाँ पे ख़त्म होती है जाके, जब उनको बो एंड एरो की
यूसेज उनको पता चल जाता है। वहाँ पे कहाँ पे आपका मिडिल सेवेजरी ख़त्म हो जाती है। फिर मिडिल सेवेजरी के बाद जैसे कि जो आपकी अपर सेवेजरी है वो कहाँ पे शुरू होती है कि जब आपको पोट्री के बारे में पता चल जाता है कि पोट्री आर्ट जो है, आर्ट ऑफ पोट्री, इसके बारे में आपको नॉलेज है कि कैसे आपको घड़े बनाने हैं, ये सारी नॉलेज कि अपने एक घड़ा वैसे नहीं, अब एक स्टोरेज पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है ना। तो मतलब एक तरह से आपको कलेक्टेबल आइटम्स को यूसेज करना आ गया आपको। ये इसमें आता है सेवेजरी में। तो कौन कौन सी स्टेज है? लोअर सेक्शन में आपका क्या है? सब्सिस्टेंट एंड यूज़ ऑफ फायर, ये आपके किस में आता है? लोअर सेवेजरी में, ठीक है। फिर मिडिल में जैसे मैंने आपको बताया बो एंड एरो, यही सेवेजरी का पार्ट था। फिर अपर में क्या है आपको? पोट्री के लिए, ठीक है, पोट्री आर्ट की आपको खोज होगी, आप उसको यूज़ करने लगे। इसका एग्जाम्पल कैसे है? जो हडसन में है ना, वहाँ पे जो आपके नॉर्थ साउथ अमेरिकन ट्राइब्स हैं वो आपके इसका एग्जाम्पल बनते हैं। तो अब जैसे उसके बाद जो आप पर एडवांसमेंट आती है वो है बारबेरिज्म की। सेवेजरी और बारबेरिज्म में इन्होंने क्या डिफरेंस बताया था? मेन पोट्री आर्ट का है कि जब आपको आर्ट की नॉलेज हो गई है तो आप एक तरह से सेवेजरी सेक्शन को आप क्रॉस कर चुके हो, ठीक है। तो बारबेरिज्म में आप जैसे कि कहाँ से, इसमें भी ऐसी सेम सेक्शन है कि लोअर बारबेरिज्म, फिर मिडल, फिर अपर, ठीक है। तो लोअर बारबेरिज्म आप कहाँ से शुरू करते हो? आप पोट्री आर्ट से शुरू करते हो। इसमें आप जैसे कि हल्का सा एक है ना कि आप कल्टीवेशन शुरू करते थे इसमें। जैसे ही आप, इन्होंने इनकी बुक में ये लिखा होता कि जब आप लोअर से मिडिल के सेक्शन की तरफ मूव करते हो तो उस टाइम एक अलग अर्थ है कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, उसमें एक अलग एडवांसमेंट देखने को मिली थी कि जो ईस्टर्न सेक्शन है उसमें तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यूज ज़्यादा हो गया था, और जो वेस्टर्न सेक्शन है वहाँ पे प्लांटेशन और मेज क्रॉप्स इरिगेशन के थ्रू वो यूज़ करना, और जैसे कि मड हाउस की बजाय आपको ब्रिक हाउस का एस्टेब्लिशमेंट करना, उससे घर बनाना, वो सारा हो गया था। एक सेपरेशन सा देखने को मिलता है, एक स्टेज, ठीक है। जैसे ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में उन्होंने कहा था ईस्ट में क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और वेस्ट में क्या है? आपका कल्टीवेशन है मेज का, प्लांट्स का, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड यूजिंग ब्रिक्स एंड स्टोन्स इन हाउस बिल्डिंग। और जो मिड सेक्शन है उसमें क्या है? जो दोनों के बीच में आता है उसमें इवन दो दे आर यूजिंग डोमेस्टिकेशन बट दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ आयरन, ठीक है। तो यही सेक्शन जो इसको डिमार्केट करता है मिडल और अपर से कि यूसेज ऑफ आयरन। अब आपको देखो ब्रिक्स का यूज़ कर लिया, आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आ गया, उसके बाद जो यूसेज है वो आयरन का यूज़ करना आ गया, वो आपको अर्बन बार्बेनिज्म में, ठीक है। जो कि आपका स्मेल्टिंग ऑफ आयरन है, आप आयरन के अलग अलग टूल्स बना सकते हो। लेकिन बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन में क्या बेसिक डिफरेंस था कि आपको अभी लैंग्वेज के जो राइटिंग स्किल्स हैं वो नहीं आए हैं, अल्फ़ाबेट्स का आपको अच्छे से यूज़ नहीं पता है, बस इवन दो यू कैन कम्युनिकेट बट राइटिंग में आपका नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है, वो सारा आता है आपका सिविलाइजेशन स्टेज का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा इथिकल पीरियड्स को इन्होंने बांटा था। तो अभी जैसे कि आप एक क्रोनोलॉजी देखोगे कि फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है? फिश सब्सिस्टेंस एंड द यूज़ ऑफ फायर, तो आपका वो किस में आता था? लोअर बार्बरिज्म में, ठीक है। आयरन स्मेल्टिंग एंड आयरन टूल्स अभी देखा था हमने, वो किसका हिस्सा है? आपका अपर बार्बरिज्म का। फोनेटिक अल्फ़ाबेट कैसा है? सिविलाइजेशन का। इन्वेंशन ऑफ स्पीच कि बोलना आता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं है। सब्सिस्टेंस ऑन फ्रूट्स एंड नट्स, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये भी लोअर बार्बरिज्म का हिस्सा है। तो अब यूज़ ऑफ फायर बाद में हुआ था, पहले आप नॉर्मल फ्रूट्स पे ही खा रहे थे, ठीक है। क्योंकि इसमें यूज़ ऑफ फायर के बाद आपका जो फिश सी रिलेटेड फूड था वो भी काफ़ी इजी हो गया था, जो वाटर रिलेटेड फूड था। तो आपका क्या बन गया? DABC सीक्वेंस बनती है, D फिर A फिर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड लास्ट में ये सिविलाइजेशन का हिस्सा होता है फिनोटिक, ठीक है। अब हम लुइस हेनरी मॉर्गन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो हमने पहले ऑलरेडी ये किसी क्वेश्चन में डिस्कस भी कर लिया, मुझे अच्छे से याद है, फिर भी इनसे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसे कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं है कि कुछ है, लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड जब इनकी आप स्टडी करोगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इनका जो लाइफ साइकिल है कहाँ के थे? अमेरिका के थे,
इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने किस किस पे काम किया था, किनशिप पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन जो अभी हमने देखी कि सेवरेज 3 स्टेज होती है इवोल्यूशन की, हर एक सोसाइटी पार करेगी। लेकिन जैसे कि इसी फिर बेस पे एक होता है यूनिलीनियर इवोल्यूशन एंड मल्टीलीनियर इवोल्यूशन। यूनिलीनियर इवोल्यूशन में क्या होता है कि हर एक स्टेज सेम सीक्वेंस में जाएगा हम, लेकिन सारी सोसाइटी सेम सीक्वेंस में जा रही है, ये सेम। लेकिन मल्टीलीनियर में क्या होता है कि हर एक सोसाइटी फेज़ को अचीव करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम स्टेज को हर एक सेम सीक्वेंस में फॉलो करती है। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि हाँ सैवेजरी चल रही है, कहीं पे बार्बरिज्म फेज में, कहीं पे सिविलाइजेशन स्टेज आ गई थी, तो वो एक सीक्वेंस सा चलता रहा, मल्टीलीनियर इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक हमने इथनोग्राफी भी देखी थी लीग ऑफ इराकोइज की, जो इसके बारे में हमको बताया था, लॉन्ग हाउसेस थे उनके बारे में स्टडी करी थी, सेनेगा फेडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी था। तो इनसे रिलेटेड अब जैसे कि इन्होंने एक पेन नेम यूज़ किया था, अगर आपको कल को क्वेश्चन में आ जाए, ये एक्वेरिस के नाम से जो पेन नेम इन्होंने यूज़ किया था, कि जब एक जनरल थी जिसमें उसमें काम करते थे निकरबोकर, जब इस मैगज़ीन के लिए या इस पब्लिकेशन के लिए जब ये अपने ऐसे लिख रहे थे, तब ये पेन नेम क्या यूज़ करते थे, अपना एक्वेरिस पेन नेम यूज़ करते थे। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन्होंने एक गार्डियन नोट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, गार्डियन नोट। एक तरह की क्या थी, एक सीक्रेट फ्रेटर्नल सोसाइटी बनाई थी अपने दोस्तों के साथ मिलके। बाद में जैसे कि इसका नाम चेंज कर दिया था, क्या इसका नाम क्या रखा था कि ऑर्डर ऑफ इराकोइज रख दिया था। फिर इस प्रोसेस को उन्होंने क्या किया था कि अनलॉकिंग ऑफ दिस नोट, ठीक ना, कि एक तरह से ख़त्म कर दिया आपने इसको, गार्डियन नोट कहते हैं, गार्डियन यानी कि प्रोटेक्टर, नोट बोलते हैं ना, गार्ड, ठीक है। और इनकी जैसे फैमिली से रिलेटेड आपने सुना भी होगा, कि अगर नहीं है तो फिर भी, ऐसे तो पेपर में नहीं आएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इन्होंने, जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने अपनी क्रॉस कज़न से ही शादी करी थी, जिनका नाम था मैरी एलिजाबेथ। फिर उनसे जो चाइल्ड पैदा होता उसका नाम था लेम्यूल, ठीक है। इनका जो चाइल्ड का नाम था लेम्यूल नाम था, लेकिन ये चाइल्ड मेंटली डिसेबल चाइल्ड था। तो ऐसा जैसे कि इसके बाद उनका काफ़ी क्रिटिज़म भी हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ है कि मेंटली डिसेबल चाइल्ड हुआ है, क्योंकि उन्होंने ब्लड रिलेशंस में शादी कर ली थी, जिसके लिए इनको बाद में इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। जब इन्होंने बुक लिखी थी अपने एंशिएंट सोसाइटी, जो इनकी बुक आई थी एंशिएंट सोसाइटी 1877 में, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे इससे पहले जैसे 1862 में जब ये अपनी स्टडी कर रहे थे, तो जब ये एक जर्नी पे होते हैं तब इनको पता चलता है कि हाँ इनके जो 2 डॉटर्स थी, वो जो 6 और 2 ईयर्स ओल्ड थी, वो भी एक्सपायर हो जाती है। तो एक तरह से इनकी काफ़ी ट्रेजिक पर्सनल लाइफ तो इनकी कुछ बची ही नहीं थी, ठीक है। एक अगर एडिशनल फैक्ट है तो 1852 में इन्होंने पंडित क्लब ये ओपन किया था, जिसको दी क्लब भी बोलते हैं। उस क्लब में क्या था, बस ये आपस में बैठ के साइंटिफिक अपने लिटरेचर को डिस्कस कर सकते थे एक दूसरे के साथ में। इससे रिलेटेड हमने एक पब्लिकेशन पहले भी देखी थी, सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली और ऑस्ट्रेलियन किनशिप, ये दोनों ही बुक इन्हीं की हैं। तो आपको जैसे कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ रिवाइज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ याद रखनी है, तो लुइस हेनरी बोर्कन की एक तो आपको ये सीक्वेंस, थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन, सैवेज, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, एक सीक्वेंस जो मैंने अभी आपको बताया, इनकी सब कैटेगरीशन लोअर मिडिल अपर, फिर सिविलाइजेशन पार्ट, इनका जो बेसिक डिफरेंस है, इनके जो लीग ऑफ नेशंस, ये वाली बुक, ये पब्लिकेशन जो 1851 में आई थी, ठीक है, लीग ऑफ इराकोइज। उससे रिलेटेड जैसे गार्डियन नोट है, जिसमें इन्होंने एक सोसाइटी बना ली थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, बाद में इसको ऑर्डर ऑफ इराकोइज भी चेंज कर दिया था, लेकिन उसके फाउंडर ये अपने फ्रेंड्स के साथ थे। उसके बाद में उन्होंने अपना एक पंडित क्लब बनाया था जैसे 1852 में, जो वैसे ये जो गार्डियन नोट है और पंडित क्लब, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसको आपको एकदम से हिट कर सकें। अब जैसे कि कल को वैसे क्वेश्चन बनाए, अब ये पूछ ले कि इनकी डॉटर की डेथ हुई थी, कोई उस टाइम की डिजीज़ थी, उसका नाम बता दो, तो उस टाइम में स्कारलेट फीवर काफ़ी फैला था, जिसको स्कारलेटिना भी बोलते हैं। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको तभी पता चलती है तो अपने थिंकर को अच्छे से पढ़ा है उसके बारे में, या कहीं आपने देखा है उसके बारे में, कहीं आप एक दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ये बस कई बार ऐसे क्वेश्चन हिट करने में आपका काम आ जाता है। और इनसे रिलेटेड जैसे कि और पब्लिकेशन जैसे मैंने आपको बताई थी कि 1871 में सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली,
फिर 1872 में जो है एक ऑस्ट्रेलियन किनशिप के ऊपर बुक लिखी थी, ठीक है। इन्होंने किनशिप और सोशल स्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया था। किनशिप पे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे उन्हें क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव वो फर्दर टाइप्स थी, फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी हमने देखी थी। एक इनका पेन नेम अगर आप याद रखना चाहो, क्योंकि लोरा बोमन पे हमने एक क्वेश्चन देखा था इसी पेपर में, तो अगर पेन नेम पे क्वेश्चन आ जाए तो इन्होंने एक्वेरियस पेन नेम भी यूज़ किया था, ठीक है। इससे रिलेटेड लुइस हेनरी मॉर्गन से रिलेटेड इससे अलावा कोई क्वेश्चन पूछना, फिर वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि आप कंप्लीट हर एक चीज़ को कवर कर लो। फिर भी चलो मैं एक आपको सीक्वेंस बता देता हूँ अगर फर्दर इसमें आए। तो जैसे सब्सिस्टेंस वाला ये जो ये लेवल है, जब ये है ना कंप्लीट एथिकल पीरियड्स में इन्होंने क्या क्या बांटा था, सब्सिस्टेंस, फिर एक लोकल जो उस टाइम की जो एक थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ती है तो उन दोस्तों एक दूसरे को गवर्न करने के लिए कुछ बॉडी चाहिए, फिर उसके बाद लैंग्वेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, फिर वापस में फैमिली जो कि फर्दर आगे बढ़ी हो जाती है, किनशिप एक क्लान ऐसे फर्दर डेवलप हो जाएगा, फिर ज़्यादा आबादी के लिए रिलीजन, ठीक है ना। फिर उन सारी कंप्लीट एक सिटी की फॉर्म में ले लोगे तो उसके लिए आपको हाउस लाइफ एंड आर्किटेक्चर के बारे में पता चाहिए। अब जब कंप्लीट सिटी होते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी भी है। तो एक सीक्वेंस सा इन्होंने दिया था। वैसे तो जैसे कि लैंग्वेज का रिलेटेड है कि पहले सबसे पहले क्या है, जेस्चर्स आते हैं, साइन आते हैं, फिर आपको मोनोसिलिबिकल आते हैं, फिर सिलिबिकल वर्ड, फिर ऐसे कंप्लीट होता है ना, लैंग्वेज एक सीक्वेंस से बनती जाती है। तो ऐसे इन्होंने एक बस सीक्वेंस सा दिया था कि हाँ कैसे एडवांसमेंट होती है, सोशल इवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 में इतना ही बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज पब्लिकेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपकी 4 पब्लिकेशन है, इनके राइटर्स के नाम दे रखे हैं आपको कि ट्रोब्रिएंडेंट्स ऑफ पापुआ न्यू गिनी, एन.एड. बीवेनर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट, इज फीमेल टू मेल एज नेचर इज टू कल्चर शेरी ओटनर, एंड लास्ट है प्योरिटी एंड डेंजर मैरी डगलस। जो आपकी ये प्योरिटी एंड डेंजर बुक है मैरी डगलस है, ये आपकी 1966 में आई थी। इसमें ये क्या बोलते हैं, जैसे कि ये स्टडी करते हैं आपकी प्योरिटी, जो पोल्यूशन है, टैबू है किसी भी सोसाइटी में, इनका क्या रोल होता है। एक तरह से क्या है, ये एक सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी का आपका हिस्सा बन जाता है, सिंबॉलिक एंड स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा होता है ये बुक। तो ये आपको इसमें बताते हैं कि कैसे कोई सोसाइटी में जैसे कोई चीज़ प्योर है तो उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, उससे सोशल स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, उसमें कुछ कल्चरल बाउंड्रीज कैसी हैं। जब वो उस कल्चर बाउंड्री के दायरे से बाहर जाएगा, उसके आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाएगा, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि इम्प्योरिटी आ गई है, पोल्यूशन आ गया है, एक टैबू बना देते हैं उसको, ठीक है। इससे रिलेटेड मैरी डगलस ने स्टडी करी थी। तो ये आपका प्योरिटी एंड डेंजर कब का है, 1966 का। आपको क्योंकि क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये आपका 1916। अब इससे ऊपर जो है, इज़ फीमेल टू मेल एज नेचर इज़ टू कल्चर, ये आपकी बुक लिखी थी शेरी ओटनर ने। कब लिखी थी, 1972 में, ठीक है। ये आपकी फेमिनिस्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं शेरी ओटनर। अब जैसे कि आपको नाम से पता, इज़ फीमेल टू मेल, कि मेल के लिए फीमेल वही है जो कल्चर के लिए नेचर है, मतलब देखा जाए तो दोनों ही इनसेपरेबल हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैन आर एसोसिएटेड विद कल्चर अचीवमेंट्स, लेकिन फीमेल को जनरली ऐसा समझा नहीं जाता, लेकिन ये इसमें एक तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में अपने से पूछ रहे हैं कि वो एक सोसाइटी के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, एक सिंबॉलिक एसोसिएशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैन और नेचर के बीच में, और सॉरी फीमेल और नेचर के बीच में वही एक सिंबॉलिक रिलेशन है जो मेल और कल्चर के बीच में है, ठीक है। क्योंकि वुमेन को अक्सर डीवैल्यू करके देखा जाता है ना सोसाइटी में। अभी भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से जेंडर रोल चेंज हो गया, पावर डायनेमिक्स चेंज हो गए, एक वो प्रोसेस में है। तो उसी को ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए शेरी ओटनर ने आपकी ये बुक लिखी थी। फिर एक है जो आपकी ट्रोब्रिएंडेंट्स ऑफ पापुआ न्यू गिनी, ये आपकी लिखी थी 1976 में, एन.एड. बीवेनर ने। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी जो ट्रोब्रिएंडर आइलैंड से रिलेटेड हमने जिससे इससे पहले भी डिस्कस किया था कि मोस्ट फेमस विजिट थी ब्रेनिस्लाव मेलिनोस्की की। जब ब्रेनिस्लाव मेलिनोस्की है, जब वो अपने जैसे उनकी उस आइलैंड पे फंस गए थे जब वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी, तो उस दौरान फिर उन्होंने वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन की स्टडी करी थी। तो उसमें एक उन्होंने जो दोबारा जे एन.एड. जब विनर ने वहाँ पे रीविज़िट करी, वहाँ पे री स्टडी करी, तो उन्होंने पाया कि मेलिनोस्की ने जैसे बहुत कुछ अच्छा लिखा उनके कि कूलरिंग के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन
एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो वहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन को। तो उन्होंने वहाँ की जो वुमेन की इकोनॉमिक और सोशल पावर है ना, क्योंकि उनका कंट्रोल ऑफ वेल्थ था उसके ऊपर, वुमेन्स के वजह से बनाना लीव बंडल्स के बारे में उन्होंने बताया था। तो इस वुमेन के रोल को एक्सप्लेन किया था आपके एनेट बी वेनर ने। ठीक है, क्यों अब ये काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग वक्त था, क्योंकि पहले क्या होता है कि सिर्फ वुमेन को है ना, जब ये फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट का हिस्सा है ये एनेट बी वेनर, ये इनकी स्टडी भी आप जब फेमिनिज्म के बारे में पढ़ोगे तो इनकी स्टडी को भी आगे जब देखोगे कि वुमेन को ऐसे नहीं कि रोल ऑफ वुमेन भी आपका एंथ्रोपोलॉजिक स्टडी में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस आप देखोगे तो ये होगा। अब जैसे मैं आपको रूथ बेनेडिक्ट के बारे में सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रूथ बेनेडिक्ट को हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो इन्होंने पैटर्न्स ऑफ कल्चर बुक लिखी थी आपका 1934 में। अच्छा, अब जैसे कि इसके बारे में हम जब एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कंप्लीट स्टोरी भी बताई थी कि कैसे रूथ बेनेडिक्ट आपकी मार्गरेट मीड से रिलेटेड है, कैसे वो फ्रेंच बोअस से रिलेटेड है। अब रूथ जैसे फ्रेंच बोअस की स्टूडेंट रही है रूथ बेनेडिक्ट, अब रूथ बेनेडिक्ट की फर्दर स्टूडेंट रही है मार्गरेट मीड। ठीक है ना, तो ये आपको मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, तो थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज़ करें। तो क्या था कि इन्होंने जो अपना जब पीएचडी करते वक्त डिसर्टेशन लिखा था उसका क्या नाम था, कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डियन स्पिरिट इन नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है, एक बार ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके बताता हूँ कि जो इनका पीएचडी का डिसर्टेशन था रूथ बेनेडिक्ट के बारे में अभी कंप्लीट चल रहा है। जब उन्होंने 1923 में अपनी पीएचडी के लिए फ्रेंच बोअस के अंडर जब वो पीएचडी कर रही तब जो डिसर्टेशन लिखा था गार्डियन स्पिरिट के ऊपर लिखा था नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी में। ठीक है, फ्रेंच बोअस के जैसे एक कंट्रोवर्सी भी थी कि जब हमने देखा था कि फ्रेंच बोअस के एक फर्दर स्टूडेंट थे राल्फ लिंटन नाम के, और रूथ बेनेडिक्ट थी। जब ये रूथ बेनेडिक्ट स्टूडेंट्स को काफ़ी सपोर्ट करती थी और स्टूडेंट्स भी उनको काफ़ी सपोर्ट करते थे, वो चाहते कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब हेड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट इनको बनाया जाए। लेकिन बाद में जो वहाँ का प्रोफेसर जो होता है ना, कॉलेज का प्रोफेसर होता है, प्रिंसिपल इन द सेंस, वो इनको वो चाहता कि जो उनकी यूनिवर्सिटी में बोअस इन कल्चर है वो कम होना चाहिए, उनको सिर्फ इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए। तो उन्होंने राल्फ लिंटन को सपोर्ट किया था और उन्हीं को हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बना दिया था। तो उससे उनका काफ़ी वो है ना, एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ गए थे। अगर राल्फ लिंटन को रूथ बेनेडिक्ट से आपको रिलेट करके याद करने तो आप इसको इन दोनों को आपस में याद कर सकते हो। अब पैटर्न्स ऑफ कल्चर जब इन्होंने 1934 में लिखी थी, ये काफ़ी फेमस बुक हुई थी। एटलीस्ट इनका 14 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस हैं। इस बुक में उन्होंने जैसे कि एक जैसे अपोलोनियन एंड डायनोसियन है, अपोलोनियन एंड डायनोसियन, तो इन अपोजिट्स के बारे में बात करें। जैसे कि डायनोसियन जो है आपका गॉड ऑफ वाइन डायनोसियस है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो अपोलोनियन लोग हैं वो एक तरह से अच्छे लोग हैं, काम लोग हैं, सोसाइटी में एक हारमोनी की तरह रहते हैं। लेकिन डायनोसियन से उनमें गंदी आदतें हैं, नशा, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने, शराब पीना, ये सब। तो इन्होंने एक रिप्रेज अपनी बुक में एक जब अपने सोसाइटी की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने बताया, जैसे ये ना पैटर्न्स ऑफ कल्चर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने 3 सोसाइटी की स्टडी की थी, क्वाकिटल्स की, पेब्लो इंडियंस की और दोबू की। ठीक है, क्वाकिटल्स आपके नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में थे, जो ये ना पेब्लो वाले ये न्यू मैक्सिको में थे, और दोबू कहाँ थे, न्यू गिनी में थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने इसमें एप्लोनियन और डायनोसियन वाला कॉन्सेप्ट देखा था हमने। जब वो ये डायनोसियन आपका कि एक तरह से क्या है कि जो आपका कल्चर है वो उसमें जो लोगों की पर्सनैलिटी है ना, कि जैसे जिसमें जो आदतें हैं उसने डेवलप कर ली हैं, वो ही फर्दर जाके आपका कल्चर को एक ओवरऑल शेप दे देते हैं। मतलब कि आप अपनी पर्सनैलिटी की सिर्फ आपका कल्चर रिप्रेजेंट करने लग जा रहे हो, है ना। इसी से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा था, कल्चर क्या है, आपका प्रोडक्ट है ह्यूमन चॉइसेस का। कल्चर वाज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन चॉइसेस रादर देन कल्चर डिटर्मिनिज्म। ठीक है ना, कि ह्यूमन चॉइसेस ऐसा नहीं है कि कल्चर जो आपका ऐसा नहीं है कि एवं कहीं से डेवलप हो गया है। वो आपने जो जो अपनी लाइफ में जो चॉइसेस लिए हैं, एक सोसाइटी ने जो चॉइस लिए हैं, उसी का ही सोशल कंस्ट्रक्ट बन के एक कल्चर फॉर्म डेवलप हो गया, फिर आप उसी से आइडेंटिफाई भी होने लग जाते हो। ठीक है, ये उन्होंने कहा था।
इससे रिलेटेड जब हमने एक बुक देखी थी इनकी, जो बाकी भी रेस ऑफ मैनकाइंड में देखी थी, जो फिर उन्होंने वहाँ के जो आर्मी को दिया था कि हाँ ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत उस टाइम है ना काफ़ी बहुत सारे लोग आपस में मिलके आर्मी में कोऑपरेशन चल रहा था कि अलग अलग लोग अलग अलग सोसाइटी में कहीं पे भी डिप्लॉय हो जाते थे, तो उनको उसमें रेसिस ऑफ मैनकाइंड में डिफरेंट डिफरेंट रेसिस का क्या डिफरेंस नहीं, सिर्फ स्किन कलर पे डिफरेंस करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड उन्होंने रेसिस ऑफ मैनकाइंड बुक ली थी। एक तरह का छोटी सी बुक थी जो एक मिनी मैगजीन की तरह थी। उससे रिलेटेड एक अलग बुक थी जो हमने डिस्कस करी थी 1946 वाली, क्राइसेंथेमम एंड स्पोर्ट, जो हमने जापानीज़ कल्चर के ऊपर देखा था कि उन्होंने बुक लिखी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब वो जापानीज़ प्रिजन वार ऑफ प्रिजन्स है ना, जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे उनको डिस्कस कर रहे थे, उनको स्टडी कर रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने पाया था कि कैसे वहाँ के वैसे तो शांत कल्चर दिखता है, लेकिन जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है उनके ऊपर थोड़ा सा सोशल रेस्ट्रेंट रहता है, जिसकी वजह से अपने इमोशंस को दबा लेते हैं। फिर वो वार में अपनी काफ़ी क्रूरटी तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि वो बचपन से ही थोड़े से दब के रहते हैं। लेकिन इस चीज़ का क्रिटिज़म भी है कि हाँ, कि वैसे तो वो उनको एथिकल डेवलपमेंट है, उनके कल्चर का हिस्सा है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म के पार्ट से उनको ऐसे जज नहीं करना चाहिए था, तो इसके लिए इसका क्रिटिज़म भी होता है। एक आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 3 बुक आपस में रिलेट करती हैं कि कमिंग ऑफ एज ऑफ सोमा जो मार्गरेट मीड ने लिखी थी, फिर पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट की थी, और जो फिर से मार्गरेट ऑफ मीड की सेक्स एंड एम्पावरमेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना जाएगा। तो इवन दो मार्गरेट मीड आपकी रूथ बेनेडिक्ट की स्टूडेंट थी, लेकिन उनकी जो बुक थी कमिंग ऑफ एज ऑफ समोआ वो 1928 में उनसे पहले आ गई थी, ठीक है। फिर आपकी बुक आती है पैटर्न्स ऑफ कल्चर वाली 1934 में। फिर 1935 में फिर से मार्केट की बुक आती है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, जो उन्होंने स्टडी करी थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, फिर इसलिए मैं आपको अभी रिलेट करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक पब्लिकेशन का ऑर्डर आ गया था, वो आपको ये उसमें हिट करना था। एक उसी में एक आया था मॉडल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट, जैसे इन्होंने क्या कहता है, एक तरह से कल्चर और पर्सनैलिटी के बीच में बैलेंस है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। एक सेकेंड, ठीक है, कि वो सॉरी मिसक्लिक हो गया था कि जो आपका था कल्चर और पर्सनैलिटी का था, कि जो आपकी रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस कल्चर एंड दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड योर कल्चर की हाउ यू आर, मतलब कि एक तरह से आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर है। लेकिन जो मार्गरेट मीड है उन्होंने कहा था पर्सनैलिटी कल्चर डिटरमाइंस योर पर्सनैलिटी, ठीक है, कि रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि आपकी पर्सनैलिटी से आपका कल्चर डिफाइन हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो आपका कल्चर मार्गरेट मीड का जो आपके कल्चर में है ऑलरेडी इंक्लाइंड है, जैसे कमिंग ऑफ एज ऑफ समोआ में उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी एडोलसेंस के बारे में कि उनके कुछ ट्रेडिशंस है उनको फॉलो करना होता है, फिर वो आपके पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे इसमें आप काफ़ी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि एक है कि है ना फीमेल के साथ काफ़ी होता है ना कि उनके जेनिटल पार्ट्स में कट लगाए, वो क्या है उनके कल्चर का हिस्सा है, ठीक है ना। तो एक तरह से क्योंकि वो पर्सनल उसकी चॉइसेस नहीं है, लेकिन वो जो रूथ बेनेडिक्ट का कहना है कि उनकी पर्सनैलिटी वाली ही चीज़ उनकी पर्सनैलिटी उनके कल्चर को डेवलप करती है। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से काफ़ी डिस्कस हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरियर एलवन की इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन को आपको सीक्वेंस में लगाना है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने वेरियर एलवन वैसे तो आपके सिलेबस में आपको अच्छे से पढ़ाई होगा आपने, फिर भी इनका जैसे कि द बैगा है ये 1939 की पब्लिकेशन है, जो मारिया मर्डर एंड सुसाइड है ये आपकी 1943 में आई थी, फिर मुरिया एंड देयर गोतुल ये आपका 1947 में है। गोतुल क्या होता है, पोर्टलैश होता है, और जैसे कि एक तरह से डॉर्मेट्री, सॉरी आप डॉर्मेट्री को गोतुल बोलते हो, ठीक ना। और जो लास्ट में चली द फिलोसफी फॉर नेफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एसोसिएशन ये आपका 1957 में। अब जो आपकी ये बुक है दिव्यागा, इसमें उसकी आपकी इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में उनकी सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं कि बैगा की लाइफ में कैसी है उनके, एक तरह का इथनोग्राफिक स्टडी है। फिर उसके बाद उन्होंने जो सेंट्रल इंडिया का आपका मुरिया ट्राइब है बस्तर वाले एरिया में आता है,
तो उस बारे में स्टडी करी थी। घोतुल जिससे मैंने आपको बताया वो वहाँ की यूथ डोमेट्री को बोलते हैं। वो भी जैसे डोमेट्री ट्राइबल्स लाइफ में काफ़ी वो इंस्टीट्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ना, डोरमेट्रीज़ के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। मारिया मर्डर एंड सुसाइड में इसमें क्या बताया है कि कैसे क्या कुछ कि लोग जैसे कि मर्डर सुसाइड कैसे होते हैं मारिया ट्राइब में, जैसे जो अभी हमने देखा कि उसका जैसे कि जो बस्तर इलाके में जो आपका सेम मारिया ट्राइब था उसमें एक्सप्लोर किया था कि कैसे कल्चर साइकोलॉजिकल सोशल डायमेंशंस हैं जो कि आपका अगर मर्डर हो जाए तो कैसे रिएक्ट करते हैं, सुसाइड हो जाए तो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जो फिलोसफी फॉर नेफा है इसमें उन्होंने लिखा था कि गवर्नमेंट की क्या एक तरह से फिलोसफी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, प्रोटेक्शन कैसे रहनी चाहिए ट्राइबल पीपल की। नेफा आपका पता है अरुणाचल प्रदेश में था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर उसी को बोलते हैं, फ्रंटायर्स में तो एक प्रोटेक्शन वाल की तरह। वेरी रेलिवेंट से रिलेटेड एक आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कंट्रोवर्सी भी देखी कि इनकी एक वाइफ होती थी, बाद में उन्होंने 10 साल के बाद उनकी अपनी वाइफ को उन्होंने जिनका नाम कौशल्या था बाबू, जिसको प्यार से वो कोसी बोलते थे, फिर उनको छोड़ दिया था। लेकिन वो अभी भी अपना एक काफ़ी पुअर लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब देखो जब शादी थी उनके साथ था तो जवाहरलाल नेहरू इन काफ़ी टॉप पॉलिटिशियंस के साथ उनका उठना बैठना था, सभी इनको पहचानते थे। बाद में उन्होंने उनको छोड़ दिया था जिसके लिए उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अगर आर्टिकल आप इनसे रिलेटेड देखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। कि आपको एंथ्रोपोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डर्मेटोग्राफ और सेरोलॉजी इनके बस ये बताना कि एक तरह से कब ये डेवलप हुई थी टेक्निक्स, क्योंकि ये सारी ही ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, अब जैसे एंथ्रोपोमेट्री आपको पता है एक तरह से बॉडी मेजरमेंट के लिए, सिस्टमेटिक मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी फोकसिंग ऑन जैसे कि हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, इन सारों की स्टडी करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए आपको एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ होता है। अब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आप देखते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या आपके एक तरह का इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है आपके एक तरह का डीएनए को डीएनए की आपकी सीक्वेंस होती है, उसको आप जब अभी ये इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो उसमें जो डिफरेंट चेन्स होती हैं वो उनको एक मोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेट मोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन और डीएनए बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज यूजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। डर्मेटोग्लिफ्स जैसे आपका सिलेबस का विषय आपने पढ़ा भी होगा कि एक तरह से आपके स्किन पैटर्न्स को पढ़ना, जैसे आपके हैंड पार्मेट्री आती है वो डर्मेटोग्लिफ्स का हिस्सा है। इसमें आपके पैटर्न्स ऑफ रिजेस ऑन द स्किन स्पेशली फिंगरप्रिंट्स, पाम, सोल्स, उनकी स्टडी करते हैं। जो सीरोलॉजी है आपकी एक तरह सीरोलॉजी को किसको बोलते हैं, ब्लड की स्टडी को। ठीक है, कि अब ये स्टडी ऑफ सीरम इज कॉल्ड एज सीरोलॉजी। इसमें क्या क्या आ सकता है, आपका ब्लड आ सकता है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा आता है, एक तरह से आपका ब्लड कैसे एक दूसरे जैसे कि एंटीजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसका रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स क्या रहता है, वो सारी किस चीज़ में आती है, आपकी सीरोलॉजी में आती है। उसी में आप जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हो जो कि 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने उसकी वो ना बताया था एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो फिर हमने आर एच फैक्टर के 1937 में, ये सारी किस चीज़ का है, सीरोलॉजी का ही हिस्सा है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो ना कि एंथ्रोपोमेट्री तो एक सीक्वेंस बन रहा है ना, कि क्या सीक्वेंस बन जाएगा आपका। सबसे पहले आ जाएगा जो टेक्निक में ईयर वाइज अर्ली सेंचुरी में 19th सेंचुरी में आपका सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्री के बारे में, जिसमें हम फ्रांसिस जाल्टन के बारे में भी अपना पढ़ा होगा। ठीक है ना, और उनसे रिलेटेड एक एल्फेंसो बैटेलियन के बारे में मैंने बताया था, जो कि आपको फर्स्ट टाइम किसी ने एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ किया था क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपका ये बन जाएगा एंथ्रोपोमेट्री। फिर क्या आता है देखिए, फिर आपका आ जाएगा सीरोलॉजी। सीरोलॉजी के बारे में जैसे लैंडस्टीनर का मैंने आपको मॉडल बताया था कि 1901 में आपको देखिए, ये आपके 1870s की बात है। सीरोलॉजी का आपका 1901 में डर्मेटोग्लिफ्स है। ये आपका जैसे हायराल्ड गिमन्स के बारे में हमने जब स्टडी भी किया था ना, 1930s के आसपास की बात है। इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके बाद की भी टेक्निक है जो और भी फर्दर मतलब इसी दशक में हुई थी, लेकिन डर्मेटोग्लिफ्स पहले आ गई थी, उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सेपरेशन वगैरह ये सब टेक्निक आई थी। तो करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले आ जाएगा एंथ्रोपोमेट्री, फिर आ जाएगा आपका सीरोलॉजी, फिर आ जाएगा डर्मेटोग्लिफ्स, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके हिसाब से ADCB।
ये चॉइस बनेगी। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि ये सीक्वेंस अलग लिखी हों, आपके एग्ज़ाम पेपर में अलग हों, तो एक बार देख लेना कि एक्सप्लेनेशन पे जाना कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, क्योंकि कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, अप डाउन भी हो जाता है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन में कोई भी मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे इन्फॉर्म कर देना, मैं अगर उस क्रॉस चेक करके अगर उसमें होगा तो फर्दर वीडियो में उसको करेक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो 85 से जो 90 है, फिर वो आपका, उसमें जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें आपका अजम्पशन और रीज़न वाले क्वेश्चन थे, असर्शन रीज़न वाले, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट देती है, उसको बस जस्टिफाई करना तो उसका है या नहीं। और फिर लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके पैसेज बेस के थे। तो इसके बाद सिर्फ एक ही वीडियो हो रहेगी, क्योंकि वो नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है, उसको आप आराम से कर सकते हो, उसके लिए कंप्लीट डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो जिसमें हम 85 तक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।